दोस्तों स्वागत है आपका डे 3 के साथ में सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का ये तीसरा महा क्लास है भाई। तीसरा वन शॉट और केवल 8 ही यूनिट हैं, यानी 5 और वन शॉट के बाद सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री उड़ जाएगी। और अगर आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं तो इससे आप पढ़ के आराम से पेपर 75 में 75 का कराओगे भैया, ठीक है। और अगर पेपर ऑब्जेक्टिव हैं तो सीरीज सुबह आ रही है, उसे भी पूरा देखते रहो। और ये सीरीजें आप जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप ये डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियोस देखोगे तो ऑब्जेक्टिव वाली अपने आप हो जाएंगी, फिर सिर्फ वो एज अ रिवीजन इस्तेमाल होंगी भाई, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, इन सबको समझने से पहले पीछे क्या लिखा हुआ आप ये समझो। ये जो यूनिट है इसका नाम है मेरे भाई न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। छोटे क्लास में आपने पढ़ रखा है न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, और जब भी कभी आप न्यूक्लिक अम्ल पढ़ा करते थे तो इसमें आप डीएनए पढ़ते थे और आप आरएनए पढ़ते थे, ठीक है भैया। डीएनए का मतलब होता था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का नाम होता था राइबो न्यूक्लिक एसिड। पढ़ रखा है भैया, ठीक। अब सबसे पहले ये समझो कि ये होता कैसे। देखो भैया, जब प्रोटीन हम लोग पढ़ रहे थे तो प्रोटीन में हम लोगों ने कहा था कि एक एमिनो अम्ल होगा, एक और एमिनो अम्ल होगा, दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ध्यान से सुनिए, दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। जब ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। क्या कहेंगे? पॉली माने बहुत सारे, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है इसलिए पॉलीपेप्टाइड हम लोग कहेंगे। और भैया उसे ही हम लोग कह देते थे, ये पॉलीपेप्टाइड कह लो, या फिर उसे ही हम लोग कह देते थे मेरे भाई प्रोटीन। क्या कह देते थे भैया? प्रोटीन, ठीक। तो मिलता जुलता शब्द है, इसे कहते थे पॉलीपेप्टाइड। अब हम लोग कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये समझना पड़ेगा क्या मैटर है। तो यहां पर दो शब्द हमने इस्तेमाल किए हैं, एक न्यूक्लियोटाइड और एक न्यूक्लियोसाइड। देखो न्यूक्लियोटाइड पूरा वर्ड है। सबसे पहले आप ये समझिए कि भैया जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उनमें 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो शुगर होती है, यानी शर्करा होती है। डीएनए कह लो, आरएनए कह लो, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल कह लो, एक ही बात है। यानी एक तो उसमें शर्करा होती है, दूसरे उसमें बेस होते हैं, ठीक, यानी क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, ये सब आपने सुने हुए हैं भैया, ठीक। और तीसरा क्या होता है? तीसरा फास्फेट ग्रुप होता है। क्या होता है मेरे भैया? फास्फेट समूह, यानी फास्फेट ग्रुप होता है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो इन्हें ही हम लोग कह देते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और ऐसी जब पूरी लंबी चेन बन जाती है तो उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए कह देते हैं। तो सरल भाषा में अगर हम कहें तो भैया शुगर है, बेस है, फास्फेट है। अगर थोड़ी देर के लिए हम फास्फेट को अलग रखें कि भैया तुम ऊँगे बैठाओ, तब केवल कितना कौन कौन बचेगा? शुगर बचेगा प्लस बेस बचेगा। तो शुगर और बेस को मिला के हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ऐसे करके याद रखो, जब फास्फेट को साइड कर देंगे तो ये दोनों आदमी शुगर और बेस ये क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोसाइड कहलाएंगे। और जब इसमें फास्फेट ग्रुप भी जुड़ जाएगा आके, तब हम लोग उसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड भैया, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है न्यूक्लियोसाइड फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड किसे कह रहे हैं बताओ? जिसमें शुगर है, जिसमें बेस यानी क्षार है, उसे न्यूक्लियोसाइड कह रहे हैं। जब इसमें फास्फेट भी जुड़ जाएगा तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड फास्फेट कह देंगे, या फिर उसी को हम कह देंगे न्यूक्लियोटाइड भैया, ठीक है। न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराने पर न्यूक्लियोसाइड एवं फास्फोरिक एसिड देते हैं। सीधी सी बात है भैया कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है किससे मिलकर बना है? तो सबको पता है भैया न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड का मतलब भाई शुगर प्लस बेस और साथ में कौन? फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अगर इसकी आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? जिससे मिलके बना है वही बना देगा भैया। तो ये देखो, ये न्यूक्लियोटाइड है। जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये टूटेगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, और साथ में फास्फोरिक एसिड अलग हो जाएगा जिसमें फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इस आधार पर हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो आगे चल के हम लोगों ने आरएनए पढ़ रखा है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिसे हम लोगों ने डीएनए पढ़ रखा है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भाई, ठीक है। तो इस तरीके से मोटा मोटा आपको ये समझ आया कि हम लोग न्यूक्लिक अम्ल पढ़ रहे हैं। छोटा चैप्टर है ये। न्यूक्लिक अम्ल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लिक अम्ल 3 चीजों से मिलकर बना है। एक तो शुगर, उसमें शर्करा है, उसमें बेस है एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल ये वगैरह, और उसके अलावा उसमें फास्फेट ग्रुप है। जब फास्फेट भी जुड़ जाएगा तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। फास्फेट को साइड कर दोगे तो वो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा भैया, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़ा उनके बारे में लिख भी दिया। उच्च अणुभार वाले पॉलीमर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। इन्हें न्यूक्लिक एसिड भी हम लोग
कह देते हैं भैया। ठीक, तो यहाँ पे हमने साफ साफ लिख दिया है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब जब बहुत सारी पूरी एक लंबी चेन बनती चली जाएगी तो प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड होता था, यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब शुगर, बेस और फास्फेट ग्रुप। ठीक है भैया, तो इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फिर हम लोग इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी हम लोग कह देते हैं। जब न्यूक्लियोटाइड का नियंत्रित अवस्था में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फास्फेट भी बनता है, यानी फास्फेट ग्रुप भी प्राप्त होता है। किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग समझेंगे आगे। देखो भैया, फिलहाल यहाँ पे हमने आपको दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं। ये है न्यूक्लियोसाइड, कौन है ये, न्यूक्लियोसाइड 3 फास्फेट। ये पूरा एक ग्रुप हमने आपको बना के दिखाया है। कभी कभी स्ट्रक्चर पूछ लेता है कि अभी हमने आपसे कहा कि न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फेट जुड़ेगा तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। अगर आपसे पूछता है तो भैया न्यूक्लियोसाइड, ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड का है। इसमें जुड़ा हुआ कौन, फास्फेट। 3 नंबर पे कार्बन गिनो, 1 2 3 कार्बन, 3 नंबर पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये काहे का है, न्यूक्लिक अम्ल का स्ट्रक्चर है। ये पड़ोस में हमने काहे का स्ट्रक्चर बना रखा है भैया, ये एडिनोसिन फास्फेट का स्ट्रक्चर है भैया। ठीक, एडिनोसिन मतलब क्या है, एडिनोसिन कौन है, एडिनोसिन एक बेस है। तो ये बेस का स्ट्रक्चर हमने आपको बना के दिखा रखा। अगर इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछ लेता है तो ये भी आप पेपर में लिख सकते हो भैया। ठीक, तो ये हमने आपको स्ट्रक्चर भी दे दिए हैं। उसके आगे अगर हम लोग चलेंगे तो अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है। तो आइए आपको अरेंजमेंट दिखाते हैं, बहुत आसान है। देखो ये अरेंजमेंट है, ये देखो भैया, ये देखो हमने आपको बताया एक शुगर यानी शर्करा होती है। देखो ये पेंटोज शुगर है, ठीक, इससे बेस जुड़ा होता है, देखो बेस यानी क्षार जुड़ा है, और इससे फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, देखो फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट जब तीनों मिलेंगे तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। ऐसे ही दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही तीसरा न्यूक्लियोटाइड, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे तो उन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम लोग कहेंगे, या फिर उसी को हम लोग न्यूक्लिक अम्ल भी कह देते हैं भैया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है न्यूक्लियोटाइड तथा न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट होते हैं। प्रयोगों के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिनमें न्यूक्लियोटाइड यूनिट आपस में पेंटोज फास्फोट बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। यानी जो पेंटोज शर्करा है वो, फास्फेट जो बॉन्ड है वो दोनों ग्रुप आपस में जुड़े होते हैं। इस आधार पर न्यूक्लिक एसिड की यह संरचना है। भाई इसे आप बना दोगे कि बेस, पेंटोज शर्करा और फास्फेट आपस में जुड़ा हुआ है। बेस और फास्फेट ग्रुप का कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है भैया। ठीक, तो ये पूरा न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। इस प्रकार 2 प्रकार की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो एक आपने पढ़ रखा है आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरी आपने पढ़ रखी है डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 2 तरीके की श्रृंखलाएं आपको मिल जाएंगी। ठीक, इनमें अंतर आपसे पूछ सकता है, अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो अंतर पेपर में लगभग आ ही जाते हैं। कुछ पेपर भी हम आपको दिखाएंगे बाद में। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है जरा बताओ। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ये आपने बचपन से पढ़ रखा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका नाम है। तो उसमें जो शर्करा पाई जाएगी वो डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाएगी, उसका पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो शर्करा पाई जाएगी वो राइबोज शर्करा पाई जाएगी। ठीक, इसका मॉलिक्यूल 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज से बना हुआ स्टेयर के समान होता है। यानी इसका जो स्ट्रक्चर अभी नीचे आपको दिखाएंगे भी, डीएनए का मॉडल भी आपके कोर्स में, इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा और ऐसे करके सीढ़ियों की तरह ये दिखाई देगा। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज होती है, इसमें 2 सीरीज हैं। ऐसे करके चल रही है तो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ऐसा लगेगा सीढ़ी के समान स्ट्रक्चर है, उसमें केवल एक ही है, सिंगल है, तो उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है भैया। ठीक, इसके मॉलिक्यूल में क्षार कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन, ये सारे के सारे क्षार पाए जाते हैं। इसमें थायामीन नहीं होता है, थायामीन की जगह पे इसमें यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, इसका काम क्या होता है, तो ये जेनेटिक सब्सटेंस होता है जो कोशिकाओं की समस्त रिएक्शंस का नियमन करता है। जेनेटिक का मतलब समझते हो, जेनेटिक का मतलब माता पिता के जो लक्षण संतान में पहुंच रहे हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं डीएनए एक रोल प्ले कर रहा है। इसका काम क्या है, तो ये जेनेटिक सूचना वाहक का कार्य तो करता ही है, साथ ही साथ इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है ना, तो ये राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है भैया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे अंतर
डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड नाम से याद रहेगा तो इसमें डिऑक्सी राइबोस शर्करा है, उसमें राइबोस शर्करा है, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन है, उसमें थायमिन की जगह पे यूरेसिल है। ये जेनेटिक वाला जितना रोल है वो सब ये प्ले करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में निर्माण करता है। इसमें 2 चेन होती हैं तो एक सीढ़ी की तरह स्ट्रक्चर दिखता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसमें एक ही चेन होती है तो सीढ़ी बड़ी वाला कोई भी सिस्टम नहीं है भैया, ठीक है। कुछ और भी अंतर लिख दिए। डीएनए में स्वद्विगुणन की क्षमता होती है, इससे आरएनए का निर्माण होता है, यानी डीएनए में 2 स्ट्रैंड है उन्हें आप अलग कर सकते हो और आरएनए का फॉर्मेशन कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है, आरएनए में स्वद्विगुणन की क्षमता नहीं होती है, इसका निर्माण डीएनए से होता है। हालांकि यह बनता कहाँ से है, डीएनए से ही बनता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 लाख से 1.5 करोड़ के तक है और इसका 20,000 से 40,000 तक होता है, यानी ये छोटा मॉलिक्यूल है, हल्का है, ये काफी बड़ा और भारी मॉलिक्यूल होता है भैया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपसे पूछ सकता है, यह भी आसान है, पेपर में आ जाता है। आरएनए की संरचना बताइए, तो आरएनए का स्ट्रक्चर ज्यादा क्लियर होता है। इसमें न्यूक्लियोटाइड का एक ही स्ट्रैंड सिंगल चेन होती है। आरएनए में पेंटोज राइबोस शुगर होती है, इसमें थायमिन नाइट्रोजन बेस नहीं होता बल्कि इसकी जगह पे यूरेसिल होता है भैया, ठीक। ये देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। जो लोग भी YouTube पे ये वीडियोस देख रहे हो, आपको फ्री में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, क्लिक करके आप ज्वाइन करोगे, ये PDF आपको वहां पर मिल जाएगी भाई, ठीक। तो इस तरीके के मेरे भाई ये स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। सभी को पता होगा कि जहां पर घुमा हुआ है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो है आपस में जुड़े हुए हैं भैया, ठीक है। बाकी ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें सारे के सारे बेस आपको देखने को मिल जाएंगे। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन नहीं होता, इसमें यूरेसिल होता है। तो ये थोड़ी सी हेलिक्स घूमी हुई संरचना है, ये आरएनए का स्ट्रक्चर है भैया, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ आरएनए की बात करें, आरएनए का क्या क्या काम है, तो काम की बात करें, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है, राइबोसोम में पाया जाता है, अभी आपको बताया, जो आरएनए के मुख्य भाग का निर्माण करता है, ठीक है। टी आरएनए क्या करता है भैया, आरएनए मेन जो आरएनए होता है उसे बनाने का काम करता है। जो टी आरएनए होता है वो कोशिका द्रव्य के एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है और प्रोटीन सिंथेसिस में पूरी भूमिका निभाता है। हमने आपको बताया प्रोटीन की जिम्मेदारी किसकी है, राइबोसोम की, तो ये मदद भी किसकी करेगा, राइबोसोम की मदद करेगा और प्रोटीन के निर्माण में सहायता करेगा भाई, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये लॉन्ग में बन सकता है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए क्या होता है, तो डीएनए का पूरा नाम डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर का मॉडल वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया भाई, 1962 यानी 1962 में दिया था और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया भाई। क्या होता है आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि भैया अभी हमने आपको बना के दिखाया कि डीएनए में क्या होता है, 2 रिंग होती हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड की, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की रिंग होती हैं जो हेलिकल फॉर्म मतलब घूमी हुई फॉर्म में रहती हैं। डीएनए मॉलिक्यूल एक घुमावदार स्टेयर सीढ़ी की तरह दिखाई देता है। ये रिंग शुगर और फास्फेट की यूनिट से बने होते हैं। पता ही है भैया पेंटोज शुगर और फास्फेट के बीच में बॉन्ड बनता है, अभी आपको ऊपर चेन दिखाई थी हमने। और स्टेयर में पिलर्स बनाते हैं, इनमें जुड़े बेस पेयर स्टेयर के डंडे के आकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी आपको बताया जो इसमें बेस होंगे एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो सीढ़ी की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा और इस वजह से लगेगा कि कुछ सीढ़ी जैसी संरचना है। प्रत्येक रिंग के हजारों न्यूक्लियोटाइड सीरीज बनाते हैं। इस सीरीज को पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज कहते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाते हैं, इसीलिए इसे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इस सीरीज के बेस एक लंबी रेखा के सीधे कोणीय तल में लगे रहते हैं और स्टेयर के डंडे के आकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अपनी लैंग्वेज में लिखना कि भैया जो इसमें बेस होते हैं वही जो सीढ़ी की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाइट्रोजन युक्त बेस एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जुड़े होते हैं। जो बेस हैं वो कहीं भी नहीं जुड़ सकते हैं, उनका एक ऑर्डर होता है। तथा एडेनिन, अब जरा समझिए मेरे भाई, ये विकल्प का भी क्वेश्चन है। जो एडेनिन है और थायामीन है ये आपस में जुड़े होते हैं, इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं भाई, ठीक। जबकि साइटोसिन और ग्वानिन है, इस साइटोसिन और ग्वानिन है, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये सब विकल्प के क्वेश्चन है। एडेनिन किससे जुड़ा होता है, थायामीन से। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। साइटोसिन किससे जुड़ा होता है, ग्वानिन से। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है भैया, ठीक है। उसके अलावा जो 2 बेस होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर जो बेस के जोड़े हैं वो उपस्थित होते हैं। एक मोड़ में टोटल 10, जो इस तरीके से घुमाव आया हुआ है तो एक मोड़ में 10 पेयर हैं। एक पेयर के बीच की दूरी कितनी, 3.4 है। तो टोटल अगर 10 हैं तो टोटल 10 से गुणा कर देंगे तो 0.0 यानी टोटल आ जाएगा
34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम टोटल एक मोड़ की लेंथ होती है। जबकि डीएनए मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होता है, जो वो घूमा हुआ, उसका जो व्यास है, पूरी जो बीच की दूरी है सरल भाषा में, वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ये सब भी विकल्प में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके का मेरे भाई डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए भैया, जो एक पेयर है उसके बीच की, ये देखो एक जो पेयर है ये साइटोसिन और ग्वानिन यहाँ पे बना हुआ है, और इसके बीच की जो एक के बीच की दूरी है कितनी, 3.4 है। और पूरा जो एक मोड़ है वो कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम का पूरा एक मोड़ है। व्यास मतलब ये वाली जो दूरी होगी ये कितनी होगी भाई, 20 एंगस्ट्रॉम के करीब ये हो जाएगी भैया, ठीक है। ये देखो ये दिखा रखा है, ये जो पूरी दूरी है ये कितना हो जाएगा, व्यास जो पूरा घुमा हुआ है ये 20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। उसके अलावा ये भैया देखो आपको दिखा रखा है थायामीन। अभी हमने आपको बताया किसके किसके बीच बॉन्ड बनता है, जरा समझिए। हमने आपसे कहा कि एडेनिन और थायामीन के बीच होता है और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच, तो वो बॉन्ड भी हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। ये थायामीन का स्ट्रक्चर है, ये एडेनिन का है। ये जो आपको ऐसे ऐसे करके लाइनें दिख रही हैं, ये जो ये दिखा रखा है डॉटेड से, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये देखो ये, तो ये थायामीन है, ये एडेनिन है, ठीक। ऐसे ही इसमें ये कौन है बताओ, अभी हमने आपको बताया एक कौन है, ये एक साइटोसिन है, ये वाला स्ट्रक्चर ग्वानिन का है, और ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं। ये वाला आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप वाटसन और क्रिक मॉडल में केवल यही वाला बनाओगे और आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे भैया, ठीक है। फिर न्यूक्लिक एसिड की अगर परिभाषा आपसे पूछ ले तो आप सरल भाषा में लिख दोगे कि C,H,N,P भी आ गया यहाँ पे। CHO वाले क्या कहलाते थे, कार्बोहाइड्रेट, फिर उसमें N भी आ गया तो वो प्रोटीन हो गए, और अब फास्फेट का भी रोल है तो यहाँ P भी आ गया। तो CHNP से बने जो हाई मॉलिक्यूलर मास वाले हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबी चेन्स बन रही हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, तो मास तो ज़्यादा हो गई। तो जो हाई मॉलिक्यूलर मास वाले कलरलेस पॉलीमर होते हैं, कोई कलर वाला नहीं होता है, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इनका मोनोमर मतलब एक लक, न्यूक्लियोटाइड एक लग है। जब वो बहुत सारे जुड़ेगा तो बहुलक बनाएगा, यानी पॉलीमर बनाएगा, तो उसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जो 3 केमिकल कंपोनेंट से बना होता है। कौन कौन से अभी बता चुके हैं आपको स्टार्टिंग में। एक तो शुगर यानी पेंटोज शुगर होती है, दूसरी फास्फेट ग्रुप होते हैं, और तीसरे नाइट्रोजन बेस होते हैं। उसमें भी 2 तरीके के होते हैं, एक प्यूरिन क्षार कहलाते हैं, एक पिरिमिडीन क्षार कहलाते हैं। इन्हीं में से जो एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन वगैरह हैं, इनमें से कुछ को हम लोग प्यूरिन की कैटेगरी में रखते हैं, कुछ को पिरिमिडीन की कैटेगरी में हम लोग रख देते हैं। डिस्क्रिप्टिव में ये नहीं पूछा जाता तो हम यहाँ पे डिटेल में नहीं घुस रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग समझें तो आप न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन तो पढ़ ही लो, क्योंकि कई बार पूछ सकता है न्यूक्लिक एसिड से आप क्या समझते हैं। फिर इसके इनमें जो है डीएनए का मॉडल पूछ ले तो इसकी डेफिनेशन तो आपको पढ़नी है, और कुछ कठिन में नहीं हमने आपको बता दी है। शुगर है, फास्फेट ग्रुप है और बेस है, तीनों मिलेंगे तो मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, और बहुत सारी सीरीज को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ये स्ट्रक्चर पढ़ने वाले बच्चे हो तो देख लेना, गधे हो तो छोड़ देना, ठीक। फिर इसके बाद ये जो बना हुआ है इनका हेलिकल स्ट्रक्चर, इसे जरूर देख लेना। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, एडेनिन थायामीन के बीच में 2 बॉन्ड है, तो इतना कुछ कठिन है नहीं भैया, ठीक। ये इनका पूरा हमने बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिख दिया क्या होता है, तो चित्र से याद कर लो। न्यूक्लियो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसकी 2 श्रृंखलाएं हैं, दोनों सीढ़ी की तरह घूमी हुई हैं। उसमें बेस हैं, जो बेस है उनके बीच की दूरी कितनी है, 3.4 है। पूरे घुमाव की दूरी तो 34 हो जाएगी, क्योंकि 10 बेस होते हैं। इनका जो इधर उधर का डायामीटर है वो कितना है, 20 है। बस यही तो लिखा हुआ है यार, बहुत आराम से आप बना सकते हो। किसके इनके बीच बॉन्ड बनते हैं 2, इनके बीच बनते हैं 3 बॉन्ड, बस हो गया। तो ये आप पढ़ लेना, ये लॉन्ग में बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए भी पढ़ो आप, क्यों, इसका ये डायग्राम भी तैयार करो, क्यों भैया, क्योंकि ये भी पेपर में आ जाता है, ठीक। उसके अलावा डीएनए आरएनए में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ना है। और बाकी ये सब जो चीजें हैं, ये जो स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड का, अगर आप नीचे परिभाषा हमने आपको सरल भाषा में लिखवा दी तो आप ये वाला स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। उसके साथ में डेफिनेशन है वो लिख देना, और साथ में बेस, पेंटोज, फास्फेट, बेस, पेंटोज। पेंटोज क्या है, ये तो पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर समझते हो, पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाली श्रृंखला, चीनी है भैया, शर्करा है, इस वजह से ये पेंटोज कहला रही भाई, ठीक है। तो ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, इन्हें फिर आप लिखो ना लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है भैया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी बच्चे देख रहे हो इन वन शॉट की सीरीज को, मेहनत बहुत लग रही है, लगातार लगे हुए हैं, और फटाफट से आपको लोगों तक शेयर करना है, वो बच्चे जिन्हें जरूरत है भैया, ताकि ये इतना बड़ा चैनल हो सके कि भैया सभी लोगों को तक बीएससी की एजुकेशन हम लोग पहुंचा सकें, वो भी फ्री। जिन लोगों ने कोर्स भी ज्वाइन कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उन सभी लोगों को अलग से पेपर भी बना रहे हैं, सब कुछ मिलेगा। देखो लगातार लगे हुए हैं, दाढ़ी बनाने का टाइम नहीं मिल रहा।
क्योंकि इस समय यूपी बोर्ड वाला भी हमारा चैनल देखना, उस पर भी डेली 2-3 वीडियो पढ़ रही हैं, तो अंधाधुंध तरीके से दिन भर लगे रहते हैं। बस करना यह है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, इस बात की हमारी जिम्मेदारी है। बीएससी की टेंशन नहीं होने देंगे, बाकी बीच बीच में करियर की जानकारी, कोई समस्याएं हैं वो भी आपको देते रहते हैं। तो टेलीग्राम पे फ्री में चैनल है, ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये PDF आपको वहां पे मिल जाएगी। हम मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।